Welcome to my YouTube channel New Study Point by lecturer Chetram. Today we learn about death of a partner, how to calculate amount payable to deceased partner legal representative. Let's start. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर कि एक मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को क्या क्या राशि मिलेंगी। अर्थात जब भी किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी के खाते में क्या क्या क्रेडिट किया जाएगा। क्योंकि जब भी मृत्यु हो जाती है तो पहले सारी जो भी मृत साझेदार का हिस्सा होता है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और बाद में उसको उसके उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका हिसाब किताब सेम वैसे ही होता है जैसे रिटायरमेंट के समय किया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा अंतर है। दो चीज़ों का अंतर है। एक तो मृत साझेदार को उसकी मृत्यु की तिथि तक के लाभ दिए जाएंगे, दूसरा जेएलपी में मृत साझेदार को हिस्सा मिलेगा। तो ये दो पॉइंट अलग हैं स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले जो मृत साझेदार की पूंजी है, पूंजी में उसका हिस्सा उसके खाते में क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट करने वाली मदें कौन कौन सी मदें मृत साझेदार के खाते में क्रेडिट की जाती हैं। पहला स्टेप नंबर 1 वो किया जाता है मृत साझेदार के हिस्से की कैपिटल। दूसरा गुडविल की वृद्धि में मृत साझेदार का हिस्सा, उसको भी उसके खाते में क्रेडिट करेंगे। तीसरा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, यानी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन का लाभ, उसमें मृत साझेदार का हिस्सा भी हम क्रेडिट करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में मृत साझेदार का हिस्सा भी क्रेडिट करेंगे। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है आदि में जो उसका हिस्सा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। एक हम यही जो सेम पॉइंट है वो हम रिटायरमेंट पार्टनर को भी देंगे, लेकिन मृत साझेदार को एक तो उसकी मृत्यु की तिथि तक का लाभ दिया जाएगा। जैसे मान लो साल के बीच में मृत साझेदार की मृत्यु हो जाती है, जैसे खाते हमारे जैसे 31 मार्च को बंद होते हैं और 31 मार्च 2018 को बंद होते हैं और 30 जून 2018 को साझेदार की मृत्यु हो जाती है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का जो लाभों में हिस्सा है उसको मृत साझेदार के खाते में क्रेडिट करेंगे। ये हिस्सा आगे निकालना बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। दूसरा जेएलपी, ये दो चीज़ नई हैं। एक तो मृत डेथ प्रॉफिट टिल डेथ, दूसरा शेयर इन जेएलपी। मृत साझेदार का जेएलपी में हिस्सा, जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जैसे मान लो क्या होता है कि तीन पार्टनर हैं ए बी सी, ये 3, 2, 1 में बांटते हैं और फर्म ने तीनों के लाइफ पे सेपरेट इंश्योरेंस लिया हुआ है। जैसे ए के जीवन पे 60,000 का, बी के जीवन पे जो है वो 30,000 का और सी के जीवन पे 36,000 रुपये का इंश्योरेंस लिया हुआ है। अब सपोज करो ए की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की दशा में ए का तो पूरा हिस्सा मिल जाएगा क्योंकि 60,000 रुपये इसके मैच्योर हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे, लेकिन बी और सी की पॉलिसी चलती रहेगी। अब क्या होगा, क्योंकि इनका प्रीमियम फर्म भरती है तो जो ए के लाइफ पॉलिसी के 60,000 मिलेंगे इसमें तीनों को हिस्सा मिलेगा।
तो इसमें ए को हिस्सा मिलेगा 60,000 गुणा 3/6, 30,000। तो वैसे ही 2/6 बी को मिलेगा 20,000 और 1/6 सी को 10,000। तो ए के जब बीमे पर तीनों को हिस्सा मिल रहा है तो ए भी बी और सी के बीमे पर हिस्सा लेगा। तो अब क्योंकि ए की तो मृत्यु हो गई इसलिए उसका तो पूरा हिस्सा 60,000 मैच्योर हो गया, लेकिन बी और सी का तो मैच्योर नहीं होगा। इसकी सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो सरेंडर वैल्यू में ए को हिस्सा मिलेगा। जैसे मान लो बी की जो सरेंडर वैल्यू है वो 18,000 गिवन है और सी की जो सरेंडर वैल्यू है वो 24,000 गिवन है। तो अब 18,000 और 24,000 में भी ए को हिस्सा मिलेगा। ए का हिस्सा 3/6, 3/6, 6 तिया 18, 3 तिया 9,000 इसमें और 6 चौक 24, 4 तिया 12,000 इसमें। तो ए को मिले टोटल 30,000 और 9 39 और 12 51,000, 51,000 मिल गए ए को। तो ये एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी। अगर रिटायरमेंट होता तो रिटायरमेंट में क्योंकि मैच्योर किसी की भी नहीं होती पॉलिसी, फिर उसमें क्या होता है सरेंडर वैल्यू तीनों की निकाली जाती है और सरेंडर वैल्यू बढ़ जाती। अब क्योंकि ए की मृत्यु हो गई है तो ए की मृत्यु होने के बाद ए का तो पूरा हिस्सा मैच्योर हो जाएगा, 60,000 मिल जाएगा और बी और सी की पॉलिसी चलती रहेगी, उनकी सरेंडर वैल्यू में ए को हिस्सा देंगे। क्योंकि जो ए की पॉलिसी है उसमें तीनों को हिस्सा मिलेगा तो बी और सी की सरेंडर वैल्यू में भी ए को हिस्सा दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स दो अलग केस थे जो इसे खाते में हम क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट करने वाली जो फिगर है वो कौन कौन सी डेबिट होंगी। एक तो जो मृत साझेदार है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस में उसका हिस्सा जो है वो डेबिट कर देंगे। दूसरा जो संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से जो हानि होगी उस हानि में उनका हिस्सा क्रेडिट कर देंगे, सॉरी डेबिट कर देंगे। एक्यूमुलेटेड लॉस में उसका हिस्सा डेबिट कर देंगे। तो ये चीज़ें हम डेबिट करेंगे। अब इसको हम एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं पूरे मैटर को। डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो पार्टनर में जो जोन सी फिगर हम क्रेडिट करेंगे, कौन कौन सी क्रेडिट करेंगे। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है वो हम क्रेडिट करेंगे। हिज शेयर ऑफ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वृद्धि में हिस्सा मेरे साझेदार का उसको क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे अगर फर्म देती है तो। और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। हिज शेयर ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व, इसको क्रेडिट करेंगे। हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, 6 और 7वां JLP, ये 7 चीज़ें क्रेडिट करेंगे। और ये 5 चीज़ें इसी खाते में डेबिट करेंगे। कौन कौन से, ड्राइंग डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट करेंगे और हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इसको डेबिट करेंगे। हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस सच एज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे। हिज शेयर ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, अगर गुडविल में कोई कमी आई है तो उसका हिस्सा भी डेबिट करेंगे। तो ये हिस्से थे डेबिट करने वाले और क्रेडिट करने वाले। अब डेबिट जो करने वाले हिस्से हैं उसमें से जो क्रेडिट करने वाले हिस्से उसमें से डेबिट करने वाले घटा देंगे। अब जो भी हिस्सा बनेगा रिटायरिंग पार्टनर का वो उसके उत्तराधिकारी को पे कर देंगे। अब पे करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम नगद पे करें या उसको लोन मान लें।
नगद पे कर दिया तो ठीक है, अगर लोन मान लिया तो उस लोन पे जब तक कि पे नहीं कर पाता, तो इसकी दो कंडीशन है स्टूडेंट्स। अगर जो डिजीज पार्टनर को जिसकी मृत्यु हुई है उसको उसका पूरा हिस्सा कैलकुलेट करने के बाद भुगतान कर दिया जाता है। दो केस हैं, या तो हम कैश पे करेंगे या उसको लोन मान लेंगे। अगर कैश पे करते हैं तो एंट्री बनेगी डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बैंक, उसको पे कर दिया। लोन मान लेंगे तो इसमें दो कंडीशन है, जितने दिन में इसको पे करेंगे लोन मानने के बाद, तो उस अवधि का उसको 6%, 6%, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिलेगा, या उस हिस्से से फर्म ने जो लाभ कमाया है उस लाभ में से हिस्सा मिलेगा। दोनों में से जो भी डिजीज पार्टनर का उत्तराधिकारी चाहेगा वो मिल जाएगा, या तो 6% पर एनम इंटरेस्ट जब तक पे नहीं हो जाता, या फिर उस पैसे से जो प्रॉफिट कमाया है फर्म ने उस प्रॉफिट में से हिस्सा मिल जाएगा। जो भी डिजीज पार्टनर का उत्तराधिकारी चाहता है ये उसको मिल जाएगा। इसके अलावा जो हम लाभ कैलकुलेट करेंगे, मृत्यु की तिथि तक का लाभ जो मैंने बताया था उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके दो तरीके हैं, ऑन द टाइम बेसिस और ऑन द सेल बेसिस। तो ये टॉपिक मैं बाद में कराऊंगा। आज इतना ही टॉपिक, इसको अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे। अगर समझ में नहीं आता तो बार बार वीडियो देखेंगे और इसको अच्छे से समझ के लर्न करेंगे। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों को शेयर करेंगे। थैंक यू।